सदियों से दमित किसी राष्ट्र की आत्मा जब विद्रोह की आग से भड़कती है, तब उस राष्ट्र के लोगों में स्वतंत्रता की भावना ज्वालामुखी बनकर राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में उभरती है। प्राचीन समय से ही भारत के द्वार सभी सभ्यताओं के लिए खुले रहे हैं, पर फिर भी भारत की पहचान और मूल एकता बरकरार रही है। जैसा कि जवाहरलाल नेहरू ने कहा है, भारत का बीता हुआ कल अपनी तमाम सांस्कृतिक विविधताओं और महानता के कारण सभी भारतीयों, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और अन्यों के लिए एक समान विरासत का आधार रहा है। सहनशीलता की यही विरासत 17वीं सदी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए मुगल बादशाह का सूरत में एक फैक्ट्री चालू करने का इजाजतनामा बनी। 1690 तक अंग्रेजों ने भारत के कई क्षेत्रों में अपने पैर जमा लिए थे और उनका व्यापार चारों ओर फैल चुका था। ब्रुक एडम्स कहते हैं, दुनिया में कोई भी लागत आज तक इतना लाभ नहीं दे सकी जितना कि भारत की लूट। इन फौजी अड्डों से अंग्रेजों ने बलपूर्वक भारत में चारों ओर फैलना शुरू कर दिया और 19वीं शताब्दी के मध्य तक भारत के 3/5 हिस्से को अपने अधीन कर लिया। अंग्रेजों ने भारत के कई राज्यों के शासकों को मनमानी संधियों द्वारा प्रभावहीन कर दिया। उन्होंने छल युक्त गोद लेने का सिद्धांत प्रारंभ किया। जब भी कोई शासक अपने वास्तविक उत्तराधिकारी के बिना मर जाता तो उसका राज्य अंग्रेजों द्वारा हड़प लिया जाता। इस हड़प नीति के अंतर्गत उन्होंने सतारा, झांसी, नागपुर और कई अन्य रियासतों को अपने में मिला लिया। राजनीतिक विस्तार के साथ साथ कानून की आड़ में अंग्रेजों ने भारतीय जनता को भी लूटना शुरू कर दिया। लूट शब्द अंग्रेजी शब्दकोश का हिस्सा बन गया। जल्द ही भारतीय उद्योगों का विनाश कर दिया गया। जिन भारतीय कारीगरों की वस्तुएं दुनिया भर में सराही जाती थीं, वही अब अपनी जीविका के साधन खोने लगे। जवाहरलाल नेहरू के अनुसार अंग्रेजों की नीति जानबूझकर भारतीय समाज के आर्थिक ढांचे को छिन्न भिन्न करने की थी। कारीगरों को मजबूरन गांव में आसरा लेना पड़ा। लॉर्ड बैटिंग के शब्दों में, अर्थशास्त्र के इतिहास में ऐसी दुर्गति की तुलना मुश्किल से ही मिलती है। बुनकरों की दुर्गत से भारत भूमि अपना रंग रूप खोने लगी। इतिहास की इन घड़ियों में भारतीय जनता उबल रही थी। उसने अंग्रेजों से लड़ने का फैसला किया। अंग्रेज भारतीय जनता को दास ही नहीं बना रहे थे, वरन उनके सांस्कृतिक और धार्मिक जीवन के लिए खतरा बन चुके थे। रोटी का उपयोग गुप्त संदेशों को जनता तक पहुंचाने और असंतोष को भड़काने में किया गया, ताकि क्रांति की आधारशिला रखी जा सके। इसी समय बिठूर के नाना साहब अंग्रेजों के खिलाफ संयुक्त मोर्चे हेतु कई राजधानियों की यात्रा कर रहे थे। सन 1857 में अंग्रेजों ने जानवरों की चर्बी से बने कारतूस बनाए। उन्हें बंदूकों में भरने से पहले मुंह से काटना पड़ता था। सिपाहियों को यह नहीं बताया गया कि किस जानवर की चर्बी है। उनमें से कईयों ने धार्मिक भावनाओं के अंतर्गत कारतूस लेने से इनकार कर दिया। कलकत्ता के पास बैरकपुर में ठहरी 19वीं रेजिमेंट ने जब कारतूस लेने से इनकार कर दिया तो उसे भंग कर दिया गया। सिपाहियों ने अंग्रेजों की इस मनमानी का विद्रोह किया। अंग्रेजी सैनिक रिकॉर्डों के अनुसार 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे नामक सिपाही, जो 34वीं रेजिमेंट में 7 साल से सेवारत था, ने क्वार्टर गार्ड के निकट अपने साथियों से अंग्रेजी आदेशों को न मानने का आग्रह किया। ये हमें चर्बी लगी हुई कारतूस दे रहे हैं। जब हिंदू पूछता है तो कहते हैं गाय की चर्बी नहीं है। जब हमारे मुसलमान भाई पूछते हैं, ये कहते हैं स्वर की चर्बी नहीं है। मैं पूछता हूं, आखिर किसकी चर्बी है? ये फिरंगी हम लोगों में फूट डालना चाहते हैं, हमारे धर्म और तहजीब को नष्ट करना चाहते हैं। एक अंग्रेज सार्जेंट मेजर उस जगह पहुंचा। उसने मंगल पांडे को रोका और ड्यूटी पर तैनात ईश्वरी पांडे नामक अधिकारी को उसे गिरफ्तार कर लेने का आदेश दिया। आदेश मानने से इनकार कर दिया गया।
मंगल पांडे ने कहा, आपके साहस के आगे अंग्रेज अपना धीरज खो चुके हैं और उन पर वार करने का यही समय है। और इनको निकालें। निकलो भाइयों, हमारे साथ इनको निकालने के लिए। एक ब्रिटिश लेफ्टिनेंट अपने घोड़े पर तेजी से आगे बढ़ा। मंगल पांडे ने घोड़े पर गोली चला दी। रेजिमेंट के कर्नल ने मंगल पांडे की गिरफ्तारी के आदेश जारी कर दिए। सैनिकों ने इस आदेश की अवज्ञा कर दी। पांडे ने अपनी ही बंदूक से अपने को गोली मार ली। घायल मंगल पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया और कोर्ट मार्शल करके उसे फांसी पर लटका दिया गया। मंगल पांडे के बलिदान का समाचार बिजली की तरह सारे देश में फैल गया। मेरठ की तीसरी घुड़सवार सेना के 90 में से 85 सवारों ने चर्बी से बने कारतूस लेने से इनकार कर दिया। उनके हथियार छीनकर उन्हें जेल भेज दिया गया। भारतीय सैनिक अपने साथियों के इस अपमान से क्रोधित हो उठे। दस मई इतवार को अंग्रेज सैनिक और अधिकारी जब चर्च में प्रार्थना कर रहे थे, तीसरी घुड़सवार सेना के सिपाहियों ने पहरेदारों से हथियार छीनकर अपने साथियों को छुड़ाने के लिए जेल पर हमला कर दिया। उन्होंने अंग्रेज अधिकारियों पर भी हमला किया और उनके घर जला दिए। 14वीं और 20वीं रेजिमेंट के सिपाहियों ने इनका साथ दिया। क्रांतिकारी इसके बाद दिल्ली की ओर बढ़े। रास्ते में कई ग्रामीण भी उनके साथ हो लिए। 11 मई 1857 को वे दिल्ली के लाल किले पहुंचे। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित किया गया। मेरे हिंदू और मुसलमान भाइयों, आज हमने जो एक दूसरे का हाथ थामा है वो हमारे फर्ज का तकाजा है। मेरी दिली ख्वाहिश है कि फिरंगियों को हिंदुस्तान से बाहर निकाल दिया जाए, चाहे इसके लिए हमें कितनी ही कीमत क्यों ना अदा करनी पड़े। ये बात न भूलो कि परवरदिगार की नेमतों में सबसे बड़ी नेमत आजादी है, आजादी। इस फरमान को सुनकर मेरठ और कई अन्य स्थानों से सिपाही दिल्ली में जमा होने लगे। भारतीय सिपाहियों के दिल्ली में जमा होने से अंग्रेजों की साख को गहरा धक्का लगा। बलवे का यह समाचार जंगली आग की तरह चारों ओर फैल गया। ब्रिटिश शासन एक तरह से पंगु हो गया। भारतवासियों ने अपने दिलों में कभी भी अंग्रेजी शासन को स्वीकार नहीं किया था और भारतीय सैनिकों ने 1857 से पहले 12 बार अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की थी। अंग्रेज अधिकारियों ने हुक्म जारी किए कि जो कोई भी इस बगावत से जुड़ा होगा उससे अपराधियों की तरह व्यवहार किया जाएगा, उसे उम्र भर के लिए काले पैनी भेज दिया जाएगा। बहुत से लोगों को आर्थिक सजा दी गई, कईयों को फांसी पर लटका दिया गया और सैकड़ों को गोलियों और बहुतों को तोपों के मुंह से बांधकर उड़ा दिया गया। ये लखनऊ रेसिडेंसी के खंडहर हैं। एक जमाने में यही रेसिडेंसी अवध के नवाब वाजिद अली शाह को सन 1856 में हटाने के बाद अंग्रेजों की ताकत का प्रतीक थी। भारतीय सिपाहियों के 8 महीने लंबे घेरे के दौरान रेसिडेंसी पूर्णतः नष्ट कर दी गई। 29 जून को लखनऊ की तरफ बढ़ रहे भारतीय सैनिकों ने चिन्हट में अंग्रेजी सैनिकों को हरा दिया। सर हेनरी लॉरेंस के नेतृत्व में अंग्रेज सैनिकों को भागकर रेसिडेंसी में शरण लेनी पड़ी। रेसिडेंसी को भारतीय सैनिकों ने घेर लिया। अवध के नवाब की पत्नी बेगम हजरत महल ने नेतृत्व संभाला। अपनी जान की परवाह किए बिना बेगम सिपाहियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ी। रेसिडेंसी पर आए संकट को दूर करने की अंग्रेजों की कोशिशें नाकाम रहीं। अंग्रेजों को भारी क्षति उठानी पड़ी। सर हेनरी लॉरेंस ऐसे ही एक हमले में मारे गए। मार्च 1858 में अंग्रेजों ने लखनऊ को फिर दानापुर में भारतीय सैनिकों ने बगावत कर दी।
जगदीशपुर के कुंवर सिंह के नेतृत्व में उन्होंने आरा पर कब्जा कर लिया। इस इमारत में कुंवर सिंह ने अपना शासन तंत्र स्थापित किया। भारी हथियारों से लैस अंग्रेज सेना ने जब हमला किया तो भारतीय सैनिक पीछे हटने से पहले बड़ी वीरता से लड़े। बाद में कुंवर सिंह ने कर्नल मिलमैन के सैनिकों को हराकर आजमगढ़ पर कब्जा कर लिया। 21 मई को पैदल सेना की 37वीं टुकड़ी ने बनारस में बगावत कर दी। 4 जून को इस टुकड़ी को भंग कर दिया गया। इलाहाबाद में एक स्थानीय शिक्षक मौलवी लियाकत अली ने जनता की मांग पर अपने आप को शहर का गवर्नर घोषित कर दिया। इधर कर्नल नील की रेजिमेंट ने इलाहाबाद और बनारस में भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों को गोलियों से भूनना और फांसी पर लटकाना शुरू कर दिया। थोड़े ही दिनों में शहर और गांव वीरान हो गए। कहा जाता है कि वहां के हर वृक्ष पर भारतीय देशभक्तों की लाशें लटकी थीं और कर्नल नील की पहुंच के अंतर्गत हर गांव आग की लपटों में झुलस चुका था। कानपुर में पैदल सेना की पहली और 56वीं सैनिक टुकड़ियों ने अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठा लिए। 4 जून को उन्होंने खजाने पर भी कब्जा कर लिया। बिठूर के नाना साहब जो नवाबगंज में डेरा डाले थे, उनसे ये सैनिक मिले। भारतीय सैनिक टुकड़ियों ने नाना साहब और उनके सेनापति तात्या टोपे के नेतृत्व में कानपुर की तरफ आगे बढ़ना शुरू कर दिया। अंग्रेज फौजें सुरक्षित स्थानों की तरफ पीछे हट गईं। नाना साहब की फौजों ने घेरा डाल दिया जो 20 दिन तक रहा। 25 जून को नाना साहब के सलाहकार अजीमुल्लाह खान घिरे हुए अंग्रेजों के पास प्रस्ताव लेकर गए कि अगर अंग्रेज फौजें समर्पण कर देती हैं तो उन्हें सुरक्षित इलाहाबाद जाने दिया जाएगा। व्हीलर की फौजों ने दूसरे ही दिन समर्पण कर दिया। अंग्रेज सैनिक और उनके परिवार 40 नावों पर सवार हो गए। भारतीय नाविक उन्हें नावों पर चढ़ाकर जब किनारे लौट रहे थे तो किसी भ्रांति के कारण अंग्रेजों ने उन पर गोलियां बरसाना शुरू कर दी। परिणाम स्वरूप वे सभी नावें तहस नहस कर दी गईं। हेनरी हैवलॉक के नेतृत्व में एक अंग्रेज सैनिक टुकड़ी ने कानपुर पर हमला किया। नाना साहब ने लगभग 5000 आदमियों के साथ कानपुर के पास ग्रैंड ट्रंक रोड पर फतेहगढ़ में सुरक्षित स्थिति ग्रहण कर ली। जब हैवलॉक ने कानपुर को पुनः जीत लिया तो तात्या टोपे इस हार को चुपचाप सहन न कर सके। उन्होंने ग्वालियर में सैनिक एकत्रित किए और 28 नवंबर को कानपुर की ओर प्रस्थान किया और शहर को फिर से जीत लिया। कई हमलों का मुंह तोड़ जवाब देते हुए तात्या टोपे 6 दिसंबर को कालपी आ गए। दिल्ली कई दिनों तक आजाद रही। मेरठ से एक अंग्रेजी सैनिक टुकड़ी 5 जून को राजधानी को फिर से जीतने के लिए भेजी गई। भारतीय सैनिकों ने जनरल बख्त खान के नेतृत्व में हिंडन नदी के किनारे इस सैनिक टुकड़ी से मोर्चा लिया और 2 दिन की भयानक लड़ाई के बाद दिल्ली से कुछ मील की दूरी पर स्थित बदली की सराय के पास सुरक्षित स्थिति के लिए पीछे हट गए। अंग्रेजों को भारी क्षति हुई। कुछ दिनों तक लंबी खामोशी रही। अंग्रेजों को डाक तार की सुविधाएं प्राप्त थीं। यही वजह थी कि उनकी सैनिक टुकड़ियां तेजी से आगे पीछे बढ़ रही थीं। उन्हें ब्रिटेन से भी सहायता प्राप्त हो गई। इसी बीच पंजाब और उसके आसपास के इलाके कुमुक पहुंच गए। ब्रिटिश फौजों ने पूरी ताकत के साथ 4 सितंबर को दिल्ली पर हमला बोल दिया। सैनिकों ने इतनी बहादुरी के साथ युद्ध किया कि ब्रिटिश आर्मी के कमांडर इन चीफ जनरल सर जेम्स ऑटरम को कहने पर बाध्य होना पड़ा कि इससे पहले शस्त्रों की ऐसी लड़ाई देखने में नहीं आई। लड़ाई 7 दिनों तक जारी रही।
अंततः अंग्रेजों ने तोपों की भारी गोलाबारी से कश्मीरी गेट को उड़ा दिया। हर गली कूचे में लड़ने के बाद ही अंग्रेज 21 सितंबर को दिल्ली पर कब्जा कर पाए। आतंक का राज्य अपनी चरम सीमा पर था। मेजर हडसन के वादा करने पर कि बहादुर शाह जफर के परिवार को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, वो अपने छुपे हुए स्थान हुमायूं के मकबरे से बाहर आ गए और समर्पण कर दिया। हडसन ने उनके 2 पुत्रों और एक नाती को गिरफ्तार कर लिया और स्वयं बड़ी बेरहमी से उन्हें गोलियों से भून दिया। हडसन ने जब प्रताड़ित बादशाह से पूछा, आपने अपने आंसू पोंछ लिए? तो उन्होंने जवाब दिया, हडसन, बादशाह आंसू नहीं बहाया करते। बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया गया। उन्होंने अपनी जिंदगी के आखिरी दिन अपने देश की आजादी के लिए दुआओं में गुजारे। मृत्यु के पहले उनके भीतर का शायर क्रंदन कर उठा, नसीब जफर दफन के लिए 2 गज जमीन भी न मिली कुए यार में। जून 1857 को झांसी में भारतीय सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। जनता की प्रार्थना पर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने उन्हें नेतृत्व देने की बागडोर संभाली। रानी ने कई रियासतों के शासकों को लिखा कि वो एक होकर विदेशियों से लड़ने के लिए तैयार हो जाएं। यह है झांसी का किला, अदम्य साहस का प्रतीक। इस किले के हर पत्थर, हर दीवार पर हजारों स्त्री पुरुषों के रक्त के निशान उनके असीम बलिदान की याद दिलाते हैं जो उन्होंने राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए दिया। मार्च 1858 में जनरल ह्यू रोज के नेतृत्व में अंग्रेज सैनिक टुकड़ियों ने झांसी पर हमला बोल दिया। रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में उनके सैनिकों ने अंग्रेजों को अपनी बहादुरी से रोके रखा। ये तोपें गौस खान के हाथों तले कभी आग उगलना न भूली। यहां तक महिलाओं ने भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। 4 अप्रैल 1858 को जब स्थिति गंभीर हो गई तो रानी लक्ष्मीबाई के सैनिकों ने उनसे झांसी छोड़ देने का आग्रह किया। रानी ने इस द्वार से झांसी छोड़ी और तात्या टोपे, बांदा के नवाब राव साहेब और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों से कालपी में जा मिली। कालपी में स्थित भारतीय ठिकानों पर अंग्रेजों के आक्रमण स्वतंत्रता संग्राम के लिए लड़े गए सबसे खतरनाक युद्धों में से माने जाते हैं। अंग्रेज सैनिकों का इन लड़ाइयों में काफी जानमाल का नुकसान हुआ। झांसी की रानी और तात्या टोपे के नेतृत्व का अद्वितीय रूप सामने आया। जब साधन कम हो गए तो भारतीय सैनिक वहां से हट गए और उन्होंने ग्वालियर के किले पर अधिकार कर लिया। इसी बीच सिंधिया की फौजें भी तात्या टोपे और रानी लक्ष्मीबाई से आ मिली। शासक आगरा भाग गया। जब अंग्रेज फौजों ने शहर की तरफ प्रस्थान किया तो झांसी की रानी ने कोटा की सराय के पास उनका बड़ी बहादुरी से मुकाबला किया। रानी लक्ष्मीबाई राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए लड़ती हुई 17 जून 1858 को शहीद हो गईं। जनरल ह्यू रोज ने इन शब्दों से रानी को श्रद्धांजलि भेंट की। विद्रोहियों में रानी सर्वश्रेष्ठ और बहादुरतम सैनिक नेता थीं। तात्या टोपे अंग्रेजों से कई महीनों तक गुरिल्ला युद्ध विधि से लड़ते रहे। आखिर में मारवाड़ के राजा मानसिंह ने, जो अपने आप को तात्या टोपे का दोस्त जाहिर करता था, विश्वासघात किया। 15 अप्रैल 1859 में इसी इमारत में, जो कल की शिवपुरी और आज के मध्य प्रदेश में है, तात्या टोपे पर कोर्ट मार्शल लगाया गया। 18 अप्रैल को उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। वीरतापूर्ण जीवन का दुखद अंत। सैकड़ों हजारों स्त्री पुरुषों के पीड़ा और बलिदान के बावजूद प्रथम स्वतंत्रता संग्राम अपनी मंजिल न पा सका। उसकी वजह थी संगठन, सहयोग की कमी और भारतीय शासकों का व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के लिए अंग्रेजों का साथ देना। फिर भी ये एक ऐसा संग्राम था जहां धर्म की दीवारें आड़े नहीं आईं। एक ऐसा संग्राम जिसने स्वतंत्रता सेनानियों की पीढ़ियों और शहीदों को प्रेरणा दी और जिसने स्वतंत्र भारतीय होने का हमारा सपना साकार किया।